हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में 50 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एक स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर पता लगाते हैं इसका सही जवाब क्या है। स्टेटमेंट क्या है कि ए एक सैनिक है और कानून के आदेश के अनुसार अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के आदेश से भीड़ के ऊपर एक गोली चला देता है। तो इतनी ही स्टेटमेंट पढ़ते ही अगर आपने आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। आईपीसी के किस सेक्शन में से किस धारा में इसके बारे में बात की गई है, इन सभी में से सेक्शन 76, 77, 78 या फिर कोई भी सेक्शन नहीं है। तो जैसे ही आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे आपको इसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। जनरल एक्सेप्शन कहाँ पर से कहाँ तक के सेक्शन में डिफाइन की गई है। सेक्शन 76 से हमारी जनरल एक्सेप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारी लास्ट जो सेक्शन है 106 है जो कि प्राइवेट डिफेंस को भी शामिल करती है। तो ये हमने जो इल्यूस्ट्रेशन ली है सेक्शन 76 से ली है। 76 इसका बिल्कुल सही जवाब है। सेक्शन 76 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि बाउंड है बाय लॉ, उसकी ड्यूटी है वो लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब लॉ उस पे एज ए रेस्ट्रिक्शन काम कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पर उसकी करनी ड्यूटी हो सकती है। साथ ही अगर वो फैक्ट के कारण भी लॉ के अनुसार अगर कोई कार्य एक्ट करता है जिससे किसी को हर्ट होता है तो वो भी अपराध नहीं है। जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगी सेक्शन 76 के अनुसार। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है इन सभी सेक्शंस में से अगर कोई भी पर्सन लॉफुली एक्ट कर रहा है और वो एक्ट जो है एक्सीडेंटली किया गया है, एक्सीडेंटली उसने कर दिया है, तो जर्नल एक्सेप्शंस के अनुसार इन सभी में से कौन सा सेक्शन होगा। सेक्शन 18 जो है इस बारे में हमारा बात करता है। सेक्शन 80 में क्या कहा गया है कि एक्सीडेंटली अगर कोई लॉफुल एक्ट किया गया है तो वो अपराध नहीं होगा। इसमें ये इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चून के द्वारा किया जाना चाहिए, बिना क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के किया जाना चाहिए, लॉफुल एक्ट करना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है। साथ ही उसने प्रॉपर केयर उसने यहाँ पर ली हो। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी सेक्शंस में से आईपीसी की जो ये दी गई हैं सेक्शन 18, 81, 82 या फिर कोई भी सेक्शन नहीं होगी। अगर कोई चाइल्ड एक्ट कर रहा है, कोई बच्चा एक्ट कर रहा है जो कि 7 साल की एज के अंडर है, 7 साल से कम उसकी उम्र है, तो वो अपराध नहीं होगा आईपीसी के अनुसार। इन सभी में से किस सेक्शन के अनुसार। तो सेक्शन 82 जो है इस बारे में बात करती है। 82 में यह कहा गया है कि कोई भी एक्ट किसी बच्चे के द्वारा किया गया है जो अंडर एज है वो अपराध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट के बारे में। इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि यह किस सेक्शन से लिया हुआ है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक सर्जन है जो जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन से जेड की मृत्यु होने की संभावना है, जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत पीड़ित है, लेकिन जेड की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता है और सद्भावना में जेड के लाभ का इरादा रखते हुए जेड पर एक ऑपरेशन करता है जेड की सहमति के साथ। तो ए ने आईपीसी के किस धारा के तहत यह अपराध नहीं माना जाएगा। अगर आपने जनरल एक्सेप्शन पढ़े हैं तो आपको अवश्य इसका जवाब आता होगा। तो सेक्शन हमारी 88 आईपीसी की है जो बात करती है कि अगर कोई भी मेडिकल फील्ड का पर्सन है और वो एक्ट कर रहा है वो उसका अपराध नहीं होगा जब उसकी गुड फेथ में वो एक्ट कर रहा है, उससे विद कंसेंट लेके वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन उसे मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी की इन सभी सेक्शंस में से सेक्शन 98, 99, 100 या फिर कोई भी सेक्शन नहीं है जो बात करती है कि प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि हम निजी रक्षा में का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, का राइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते समय दूसरे व्यक्ति की डेथ तक कोज कर सकते हैं। कौन सा इन सभी में से सेक्शन है? तो सेक्शन 100 जो है इस बारे में बात करता है। सेक्शन 100 में कुछ कंडीशन दी हुई हैं। अगर वो कंडीशन, अगर कोई भी व्यक्ति उस तरीके का एक्ट करता है तो वो सामने वाला व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की जो है डेथ कोज कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति महिला पर बलात्कार करने के इरादे से हमला करता है तो महिला को आईपीसी में किस धारा के तहत उस व्यक्ति की मौत के कारण बनने तक का उसे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिला हुआ है? तो सेक्शन 98 इस बारे में बात करती है। सेक्शन 99, 100, 101 या फिर कोई भी सेक्शन नहीं है। यह क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि इन सभी सेक्शंस में से जो यहाँ पर आईपीसी की दी हुई है, कौन सी सेक्शंस है जो कि बात करती है कि हमारे पास हमारी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास राइट अवेलेबल है। सेक्शन 96 से हमारे प्राइवेट डिफेंस जो है वो स्टार्ट होता है और सेक्शन 106 तक के प्रोविज़न है जो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन हमारा 97 के अंतर्गत यह बताया गया है कि हम अपनी बॉडी को और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट हमें मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी के सेक्शन 10 में दो टर्म डिफाइन की गई है, मैन और वुमेन। क्या यह टर्म जो किसी एज लिमिट को, एज मतलब कोई उम्र की सीमा के बारे में बात करती है? क्या कोई सीमा डिसाइड की गई है? क्या अगर कोई मैन होना चाहिए तो क्या वो 17 साल का होना चाहिए? वुमेन है तो क्या वो 17 साल की होनी चाहिए, 18, 21 या कोई एज लिमिट नहीं है? तो कोई एज लिमिट डिस्क्राइब नहीं की गई है। सेक्शन 10 में यह डिस्क्राइब किया गया है कि मैन मतलब वो मेल से संबंधित है, किसी भी एज के मेल से संबंधित है। वुमेन यानी फीमेल से संबंधित है, किसी भी एज की फीमेल से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी सेक्शंस में से जो आईपीसी की यहाँ लिखी हुई है, इन सभी में से एबेटर टर्म को कहाँ पर, कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन जब हम 108 पढ़ते हैं वहाँ पर एबेटर के बारे में डिफाइन किया गया है कि एबेटर हम किसे कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सेक्शन 102 भी आईपीसी की इन सभी में से किस बारे में संबंधित है? क्या वो एबेटमेंट से संबंधित है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट, या इन सभी में से किसी से संबंधित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों सेक्शन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, या आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी, किसी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है डिस्क्राइब करता है हमारे किसके बारे में? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन फैनेसी एक जर्नल एक्सेप्शन की बात करता है। इन फैनेसी जो बात करता है एक्सेप्शन की, किस सेक्शन के अंतर्गत वो एक्सेप्शन में आएगा? तो जब हम सेक्शन 82 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन में आता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी का सेक्शन 84 क्या एक लीगल इंसैनिटी है, मोरल इंसैनिटी है, मेडिकल इंसैनिटी है, या फिर इन सभी में से कोई भी शामिल नहीं है? तो यह बात करता है कानूनी पागलपन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो हमें राइट मिला हुआ है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया, इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो जो ये हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता हमारा जो भाषा, भारत में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि राइट टू वोट जो हमें मिला हुआ है, मतदाता का जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, क्या वो कौन सा राइट है? क्या वो लीगल राइट है, कानूनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर संवैधानिक ओब्लिगेशन है, या फिर फंडामेंटल यानी कि मौलिक कर्तव्य है? इन सभी में से किस में शामिल है? तो जो हमारा राइट टू वोट है वो हमारा लीगल राइट है। भारत में मतदाता का अधिकार जन प्राधिकरण अधिनियम 1950 धारा 62 एक द्वारा लोगों को दिया गया है और यह एक कानूनी अधिकार है। इसे आप आगे पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से कौन सा सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है, निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो जो पॉजिटिव इंजंक्शन है यानी कि सकारात्मकता निषेधाज्ञा, ये बिल्कुल सही है इसके संबंध में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से किसे कहा जाता है, कौन कौन जो है वो बुला सकता है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी ए फेडरल फायरमैन, यानी किसी राज्य के राज्यपाल को संघीय फायरमैन किसने कहा था? मतलब किसके द्वारा यह कहा गया था कि जो स्टेट के गवर्नर है वो एक फेडरल फायरमैन है? तो यह हमारा कहा गया था, किसके द्वारा यह कहा गया था? सी राजगोपालचारी के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्ट लाइक ए चेक ऑन ए बैंक एंड पेएबल एज ए कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेज, किसके द्वारा यह बात की गई थी? यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा कही गई थी कि बैंक पर चेक बैंक की सुविधा पर देय की तरह होता है? यह हमारी स्टेटमेंट जो है वो कही गई थी किसके द्वारा? प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा। प्रोफेसर केटी शाह जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इन्होंने काफी आलोचनाएं भी की थी और ये स्टेटमेंट भी इन्होंने ही दी थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है किसने हेल्ड किया था पोर्टफोलियो एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेटेड टू द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बैठक में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधित का पोर्टफोलियो किसके पास था? इन सभी में से वो हमारा था जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में विदेश मामलों में और राष्ट्रमंडल संबंधों के पोर्टफोलियो को संभालते थे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि किस नेता के पिता भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इन सभी में से तो जो हमारा लास्ट है मीरा कुमार, इसके जो फादर थे वो जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कर्तव्य है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देशक सिद्धांत है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, या दूसरा और तीसरा इन को शामिल किया गया है? तो बिल्कुल सही है, जो हमारी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट दोनों को शामिल करती है। अब हम बात करते हैं कुछ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के क्वेश्चंस के बारे में कि इन सभी में से किस ऑर्डर से संबंधित है जहां पर डिस्क्राइब किया गया है टाइम फॉर इंस्पेक्शन, जब नोटिस दिया जाता है। तो जब हम ऑर्डर 11 रूल 17 को पढ़ते हैं वहां पर यह डिस्क्राइब किया गया है। ऑर्डर 11 में बात की गई है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के बारे में। रूल 17 जो है वो बात करता है कि टाइम फॉर द इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस इज गिवन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी ऑर्डर में से ऑर्डर और कौन सा रूल है जो बात करता है सीपीसी का एविडेंस के प्रोडक्शन और उसकी स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम हमारा ऑर्डर सीपीसी का ऑर्डर 18 और रूल 2 पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्क्राइब किया गया है एविडेंस के प्रोडक्शन और स्टेटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीपीसी में
डिग्री के अगेंस्ट अपील में नॉन अपीलेबल ऑर्डर को चैलेंज करने का हमारा अधिकार इन सभी में से किस ऑर्डर किस आदेश किस रूल के अंतर्गत दिया गया है। तो जब हम ऑर्डर 43 रूल 1A पढ़ते हैं तो वहां पर हमें डिस्क्राइब किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एक तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका सबसे सही जवाब क्या है, कौन सा केस है जो कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट क्या है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, यानी कि ये बात कर रहा है हमारे एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की, धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकार इसके विपरीत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अधिक्रमण करता है। और बात यह है, फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि डिग्री की तारीख पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिफरेंस है वहां पर डिग्री को बनाने का, उसकी समय सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात इन सभी केसेस में से किस केस के अंतर्गत कही गई थी। तो जब हम पढ़ते हैं शेषी अमूमल वर्सेस थाउ अमूमल के केस को, तो इस केस के अंतर्गत यह बात कही गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो एक और केस लॉ से संबंधित है कि रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी इन सभी में से किस केस में निर्धारित की गई थी। तो जो हमारा फर्स्ट केस है डेविस वर्सेस मान का केस है, इस केस के अंतर्गत यह बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कौन सा केस है जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर डिसीजन की बात करता है। तो हमारा रेलाइड वर्सेस फ्लेचर का केस जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट एक प्रोमेशनरी स्टॉपल डिसाइड किया गया था इन सभी में से किस केस के अंतर्गत। तो जो हमारा थर्ड वाला केस है पूर्णिमा ओयल मिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के अंतर्गत यह बात डिसाइड की गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड का उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड को रेफर करने के लिए हमें अलाउ किया जाना चाहिए, उसे अलाउ किया जाना चाहिए। यह बात किस केस में कही थी। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, इस केस के अंतर्गत यह बात जो है डिसाइड की गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी में से किस केस के द्वारा रिवर्स किया था, उलट दिया था। जो हमारी आईपीसी की सेक्शन 377 जो बात करती है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रोनाउंसमेंट की थी, उसको उलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी में से किस केस में। तो ये हमारा केस था सुरेश कुमार कुशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का, इस केस के अंतर्गत यह बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट केस के बारे में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 में एक लॉ निर्धारित किया था, वो इन सभी में से किस केस से संबंधित था। तो ये हमारा संबंधित था हार्डले वर्सेस बैक्सैंडल का केस। इस केस के अंतर्गत हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 में लॉ निर्धारित किए गए थे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में कि जो रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार से लेकर स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्य स्थिति के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया था। यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ है वो एक्सटेंड करता है किससे, राइट टू हेल्थ से और अदर हाइजेनिक
जो है कंडीशंस से यह बात की गई थी हमारे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न में आर वर्सेस डेडली एंड स्टेफन का केस इन सभी में से किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद आ रहा होगा, एक नाव में कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं, किसी कारण से उनकी नाव खराब हो जाती है और फिर वो एक छोटी नाव लेकर जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण वो एक छोटे बच्चे को क्या कर देते हैं, मार के खा लेते हैं। इससे आपको अवश्य याद आ रहा होगा। तो ये हमारा केस है कि किलिंग एन इनोसेंट पर्सन टू सेव हिज ओवन इज नॉट ए डिफेंस, कि आप किसी दूसरे को मारकर खुद यह नहीं कह सकते कि मेरे पास मेरा जीवन जीने का अधिकार है। एंड नेसेसिटी कैन नॉट बी प्लीडेड एज ए डिफेंस अगेंस्ट द मदर, क्योंकि दूसरे के पास भी तो जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं इन सभी केसेस में से किस केस में सेडिशन के ऑफेंस जो थे वो इशू किए गए थे। तो ये सभी केस जो है हमारे सेडिशन से रिलेटेड है, राजद्रोह से जो है वो संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन इच्छा और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कुछ शर्तों के अधीन वैधता दी थी। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ शर्तों के अधीन वैधता कर दी थी, किस केस के अंतर्गत। तो ये हमारा केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी केस इसी से संबंधित है, तो आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसे एक वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में कहा गया है। तो ये जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी, हर्ट इज एराइड सोइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह बात ये करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि रेलेक्स वर्सेस गोविंदा का केस है, जिसमें आईपीसी के कौन से दो प्रोविजंस के बीच में अंतर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो आईपीसी के हमारे सेक्शन है 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 जो मर्डर की बात करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं था और उसे किस मामले में खारिज कर दिया गया था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये हमारा केस है री बैरोबेरी यूनियन केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो हमारा केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज डिसाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस केस के अंतर्गत वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर चर्चा की गई थी। तो ये हमारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर कामधेनु कैटल एंड फीड इंडस्ट्री, इससे हमारा ये संबंधित था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। एक स्टेटमेंट दी गई है, एक केस से संबंधित है, किस केस से संबंधित है स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता चलेगा। ए का एक भतीजा है, अपने घर से फरार हो जाता है। उसने अपनी लापता भतीजे का पता लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब नौकर चला गया तो ए ने घोषणा की कि जो भी कोई लापता लड़के को खोजेगा उसे इतने रुपए का इनाम, जो कि 500 रुपये है, उसको दिया जाएगा। और नौकर ने इनाम जाने बिना ही लापता लड़के को खोज लिया। जब नौकर को इनाम के बारे में पता चला तो उसने उससे वसूली के लिए ए के खिलाफ एक कार्रवाई कर दी, लेकिन उनकी कार्रवाई विफल हो गई। यह माना गया कि नौकर इनाम के हकदार नहीं है, क्योंकि जब उसे पता लगा कि जब उसने लापता लड़के की खोज की तब उसे इस
प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था, तो तथ्य को पढ़कर यह आपको क्या पता लगता है कि यह किस केस से संबंधित है। तो ये हमारा केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।